हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। और आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेप्स हैं उनके बारे में डिटेल से। पिछली वाली क्लास में हमने डायग्राम बनाया था ग्लाइकोलाइसिस का, अब हम पढ़ेंगे उसकी स्टेप्स। ठीक है, तो देखो, जो हमने डायग्राम बनाया था उसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो डायग्राम है उसमें जो मेन मेन जो चीज़ें हैं उनको आपको दिमाग में रखना है, और उसी के हिसाब से हम आगे का प्रोसेस जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या रिएक्शन है, 10 रिएक्शन है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो पॉइंट डाल लो आप। रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की क्या क्या रिएक्शन है, तो देखो 10 स्टेप में ये अभिक्रिया होती है। तो फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे अपन। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, मतलब स्टेप वाइज हम इसको पढ़ेंगे। पहले क्या होता है, सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है उसका फॉस्फोरिलेशन होता है। क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में होगा फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब हमें पता है कि फॉस्फोरिलेशन जो होता है ग्लूकोज का, वो स्पेसिफिक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं काइनेज एंजाइम, उसके द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज एटीपी के साथ में जुड़कर, मतलब एटीपी काम आएगा यहाँ पर, एटीपी के साथ में जुड़कर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। क्या बनाता है? यहाँ पर ग्लूकोज इसके साथ जुड़ेगा, एटीपी के साथ जुड़ेगा। ठीक है, मतलब ये एटीपी टूटेगा और एटीपी टूटकर क्या बनाएगा? एडीपी बनाएगा एक तो, और एक बनाएगा आपका फॉस्फेट। तो वो फॉस्फेट जुड़ जाएगा किसके साथ में? ग्लूकोज के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ये जो एटीपी का जो फॉस्फेट यहाँ से निकलेगा, ये कहाँ जाएगा? ग्लूकोज के 6 नंबर के कार्बन पर जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको क्या? एडीपी, और प्लस में हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बाहर निकलेंगे। तो एडीपी जो मिलेगा वो एटीपी के टूटने से मिलेगा। मतलब ये जो एटीपी है वो एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस ग्लूकोज के साथ में बाइंड हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है काइनेज एंजाइम की। अब काइनेज एंजाइम वो है जो 6 कार्बन वाले, 6 कार्बन मतलब हेक्सोज, हेक्सोज वाले ग्लूकोज के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर काम आ रहा है हेक्सोकाइनेज। समझ गए? और यहाँ पर कुछ मैग्नीशियम आयन भी हमें चाहिए होता है, बिना इसके, सॉरी मैग्नीज लिख दिया, मैग्नीशियम आयन चाहिए हमें। ठीक है, मैग्नीशियम आयन हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये एमजी आयन, एटीपी, ग्लूकोज, हेक्सोकाइनेज मिलकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं, और एडीपी प्लस हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली रिएक्शन हो जाती है, फर्स्ट स्टेप पूरी हो जाती है, जिसमें ग्लूकोज का क्या हो गया है? फॉस्फोरिलेशन हो गया है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो इसको बदलना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। दूसरी अभिक्रिया जो हमारी थी वो क्या थी? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वाली, है ना। चलो हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम को जो है वो इंसर्ट करा लेते हैं। जो हमने कल डायग्राम बनाया था उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं एक बार। तो कहाँ था? शायद डाउनलोड में था, नहीं डाउनलोड में नहीं है, स्टोरेज के अंदर, डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, ठीक है, ये हम डायग्राम यहाँ पर डाउनलोड करा लेते हैं एक बार। ये देखो, है ना, इस डायग्राम को देखते जाइए आप। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, कल हमने ये डायग्राम बनाया था। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा। दूसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन हो गई हेक्सोकाइनेज, एटीपी टूट गया और एडीपी बन गया है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन पे हम आते हैं, नंबर 2 रिएक्शन। यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं इसको, स्टेप नंबर 2। ठीक,
तो ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 2। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आपका वो किस में बदल रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, ठीक है। आइसोमराइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 6 कार्बन का ग्लूकोज 6 कार्बन के फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, वो 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ही चाहिए हमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये अब ये जो अभिक्रिया है ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है, ये भी ध्यान रखना है हमें। अभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम चाहिए हमें वो कौन सा चाहिए, फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज, फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम। तो आइसोमरेज हम याद रख सकते हैं यहाँ पर, है ना, आइसोमरेज एंजाइम ये हमें यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है। तो इस ये होती है हमारी दूसरी रिएक्शन। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है ना, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ही आगे सारे काम करेगा, ठीक है। अब देखो ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, पहले इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोरिलेशन होगा, ठीक है। ये फॉस्फोरिलेशन से बनेगा आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और ये जो डाइफॉस्फेट है फिर ये क्लीव होगा डाइहाइड्रोजन एसीटोन में और ग्लिसरैल्डिहाइड, मतलब वो जो क्या बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, समझ गए। ये दो भागों में टूटेगा। फिर जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो आगे रिएक्शन में भाग लेगा और लास्ट में हमें पायरुवेट देगा, समझ गए। तो स्टेप नंबर 3 क्या आ जाएगी हमारी, स्टेप नंबर 3, इसमें क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा। क्या होगा इसके अंदर, फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। फॉस्फोरिलेशन किसका होगा, हमारे पास है फ्रक्टोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, 6 फॉस्फेट। ये एक एंजाइम होता है फ्रक्टोज काइनेज एंजाइम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है, पूरा नाम ये है इसका, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। इस फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और मैग्नीशियम आयन भी यहाँ पर चाहिए क्योंकि हर बार एटीपी बना एटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैग्नीशियम चाहिए हमें, ठीक है। प्लस में एटीपी चाहिए यहाँ पर क्योंकि एटीपी टूटेगा तभी तो फॉस्फेट निकलेगा, ठीक है। तो ये एटीपी और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये एटीपी टूटेगा सेम वही प्रकार जैसा हमने पहले किया था यूज, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट प्लस बन जाएगा एडीपी और प्लस में हाइड्रोजन आयन फिर से यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया यहाँ पर होगी। ये तीसरी स्टेप है जिसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर भी हमारे पास में एक एटीपी यूज आया है, ये एटीपी क्या हुआ है, यूज आया है, ये एटीपी यूज आया है। और एक एटीपी हमारा इससे पहले वाली रिएक्शन जो थी उसमें काम आया है यहाँ पर, इससे पहले हमने जो रिएक्शन पढ़ी है नंबर 1 पे, इसमें भी हमारा एक एटीपी यहाँ पर काम आया है, ठीक है। तो ये दो एटीपी हमारे काम आ चुके हैं, ध्यान रखना, बस यहीं पर काम आएंगे, बाकी अब 4 एटीपी हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब बात करते हैं अपन स्टेप 4 की। स्टेप 4 में क्या होगा, क्लीवेज होगा। स्टेप 4 के अंदर होगा क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होगा कि जो आपका फ्रक्टोज
1,6 फॉस्फेट बना हुआ है। कौन बना हुआ है? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ठीक है, ये टूटेगा, ये क्लीवेज होगा इसका। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बोलते हैं इसको वैसे तो, है ना, क्योंकि दो फॉस्फेट है यहाँ पर 1 और 6, तो यहाँ डाई जरूर लगा देना 6 फॉस्फेट की जगह। भूल जाता हूँ मैं, पहले बार ही भूल गया था। डाइफॉस्फेट है ना, इसका नाम होता है डाइफॉस्फेट। ठीक है, इधर भी डाई लगा दो, 1,6 डाइफॉस्फेट। डाई या बाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं डाई लिखा होगा, कहीं कहीं बाई लिखा होगा, तो हमने डाई लिखा हुआ है ना, डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब दो फॉस्फेट है यहाँ पर, तो ये डाई लिखना जरूरी है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है ये क्लीवेज होता है। क्लीवेज करने के लिए मतलब इसको तोड़ने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए, जिसको बोलते हैं अपन क्या? एल्डोलेज एंजाइम। कौन सा? एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है, ये जो एल्डोलेज एंजाइम होता है ये इसको दो भागों में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, ये 6 कार्बन की शर्करा 3-3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। एक बनता है यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक बनता है आपका ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। समझ गए क्या? अब ये जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये हमारा काम आएगा। एक चीज यहाँ पर ये होता है कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है ना, ये भी क्या होता है, अपने आप को बदलता रहता है। अपने आप को ये बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट लीव होता है दो 3 कार्बन वाले ट्रायोज में। 3 कार्बन वाले, ये क्या होता है यहाँ पर, क्लीव होता है तो 3 कार्बन वाले ट्रायोज के अंदर। ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट के अंदर, ये भी फॉस्फेट है ये भी फॉस्फेट है, तो ट्रायोज फॉस्फेट बनाता है ये। ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट का मतलब होता है कि 3 कार्बन वाले फॉस्फेट। ठीक है, 3 कार्बन वाले ट्रायोज फॉस्फेट बनाता है। एक बनाता है ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एक तरह का एल्डोलेज होता है। ये क्या है? एक एल्डोलेज। ठीक है, मतलब ये एल्डोज होता है इसके अंदर, या एल्डोलेज की जगह तो एंजाइम बन जाएगा एल्डोज, लिखो एल्डोज। एल्डोज, ठीक है, और ये होता है कीटोज। ठीक है, ये क्या होता है? कीटोज होता है। वो क्या होता है? एल्डोज होता है। अब ये कीटोन जो होती है वो आपस से एल्डोज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। और इसमें जो एंजाइम काम आता है वो एंजाइम काम आता है यहाँ पर फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट एल्डोलेज। पूरा नाम है इसका, इस एल्डोलेज का नाम पूरा क्या है? फ्रक्टोज फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट एल्डोलेज। पर हम इतना ही याद रखेंगे, एल्डोलेज एंजाइम, फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम यहाँ पर काम आता है। समझ गए? अब देखो यहाँ पर जो फिफ्थ रिएक्शन होती है वो यहीं पर हो जाती है। फिफ्थ रिएक्शन में क्या हो रहा है? आइसोमराइजेशन हो रहा है। मतलब कि ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है वो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी बदलता रहता है। तो जो स्टेप नंबर 5 है आपकी, वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर ही होती है आपकी स्टेप नंबर 5, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। ठीक है, आइसोमराइजेशन में क्या हो रहा है? ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल रहा है। इसके लिए यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए होता है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर एंजाइम चाहिए, दोबारा से फिर से लिख देते हैं आइसोमराइजेशन को। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है? आइसोमराइजेशन होता है। तो यहाँ पर चाहिए हमें ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज आइसोमरेज एंजाइम। और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में बदलेगा? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर बदलता रहेगा।
ठीक है, तो ये हमारी स्टेप नंबर 5 जो है यहीं की यहीं पूरी हो रही है। समझ गए। अब बात करते हैं अपन स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके लिए जो हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, ठीक है, वो ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट एक हाई एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 पहले लिखते हैं अपन, फिर समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 6, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्या नाम है इसका? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन मतलब यहाँ पर फास्फोरिलीकरण होगा और आपको हाई एनर्जी मॉलिक्यूल मिलेगा कुल मिलाकर ये। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है कि आपके पास क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। हमारे पास क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 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 3 फॉस्फेट है आपके पास में। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं अपन 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, और भी चीजें चाहिए बाद में देखेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं अपन किस में बदलेगा ये, 1,3 डाइफॉस्फो डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट है, ये क्या है, एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। हाई एनर्जी कंपाउंड कह सकते हो आप इसको, है ना, हाई एनर्जी कंपाउंड में ये बदल जाएगा। अब ये हाई एनर्जी कंपाउंड में जो बदल रहा है यहाँ पर, कौन, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये बदलेगा एनएडी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर काम आएगा। तो यहाँ पर चाहिए क्या हमें, एनएडी प्लस प्लस में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पर 3 फॉस्फेट है। ठीक है, 3 पर तो ऑलरेडी फॉस्फेट है, इसके ऊपर एक और एक नंबर पर एक फॉस्फेट और जुड़ जाता है, तो इसे बन जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं 1,3-DPG। 1,3-DPG 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये जो हाई एनर्जी कंपाउंड है, यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए होता है, कौन सा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो हमें यहाँ पर याद रख लेना है क्या, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमें चाहिए होता है। बाकी आप पूरा नाम लिख सकते हो, 1 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये पूरा नाम है ना, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम यहाँ पर काम आता है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन एनएडी डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, मतलब इस रिएक्शन को बोल सकते हो एनएडी डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, एनएडी डिपेंडेंट रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि अगर एनएडी नहीं है यहाँ पर, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड नहीं है यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। समझ गए बात। तो इसलिए यहाँ पर एनएडी का होना जरूरी है। अगर ये अवेलेबल है तो रिएक्शन होगी, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो कोई रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं की जा सकती। समझ गए। तो इस तरीके से ये हमारी स्टेप नंबर 6 जो है वो पूरी होती है। अब क्या होगा कि ये जो फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ा है, इसके ऊपर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर जो फॉस्फेट जुड़ा है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा एडीपी के ऊपर। ठीक है, तो वो जो एडीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एटीपी के अंदर, और हमें एक एटीपी मिल जाएगा। स्टेप नंबर 7 में हमें एटीपी मिलता है। ठीक है, स्टेप नंबर 7 पूछ लेता है कि फर्स्ट एटीपी कौन सी स्टेप में मिलता है, तो ये स्टेप नंबर 7 में प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट। ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट 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 का क्या होगा, ट्रांसफर होगा।
अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, यही है 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरेट, यही है हमारे पास 1,3-DPG, इसको बोलते हैं 1,3-DPG, डाई फोस्फोग्लिसरेट, 1,3-डाईफोस्फोग्लिसरेट, ये है हमारे पास। ठीक है, इसके साथ में जुड़ेगा क्या, ADP। अब ADP जुड़ेगा तो हमें ATP बनाने के लिए काइनेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा फोस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। और वही हमें चाहिए क्या है यहाँ पर, आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ेगी आपको। समझ में आ गई बात। तो फोस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यहाँ पर क्या करेगा, ये जो 3,1,3 डाईफोस्फोग्लिसरेट है इसको बदल देगा 3-फोस्फोग्लिसरेट के अंदर। मतलब वापस से वही कहानी, 3-फोस्फोग्लिसरेट, 3-फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड था हमारे पास में, उससे बन गया ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फोस्फेट था, उससे बन गया ये 3-फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये जो 3-फोस्फोग्लिसरेट है ये हमारा आगे काम आने वाला है। अब देखो यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, ATP। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, ATP मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये ही सबसे पहला ATP फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ATP हो रहा है, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP हो रहा है। ठीक है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ऊर्जा हमें यहाँ पर मिल रही है। समझ गए। अब ये जो ऊर्जा हो मिल रही है तो ये तो बराबर हो गई हमारी, बराबर एनर्जी हो गई ना। तो ATP हम पहले खो चुके हैं, अभी हमें एक ATP मिला है यहाँ पर, तो अभी तो एक ATP की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ 2 बार होती है, इसलिए 2 ATP हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ये चीज़ 2 बार होती है। 2 बार कैसे होती है, एक जो आपका ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फोस्फेट था वो टूटता है, उससे तो एक ATP मिल गया, और जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट होता है वो फिर से ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फोस्फेट में बदलता है और फिर से हमें ATP मिल जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें 2 ATP गेन होते हैं। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ ATP, कितने ATP गेन होते हैं, 1 ग्लूकोज से यहाँ पर 2 ATP गेन होते हैं, 1 ATP इन 1 साइकिल, एक साइकिल में एक ATP मिलता है। तो टोटल कितने होते हैं, टोटल 2 ATP यहाँ पर हमें गेन हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा खर्च हुआ था वो तो मिल गया हमें, अब जो बचेगा वो हमारा नेट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन। मतलब ये जो अभिक्रिया है ये है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन, इस अभिक्रिया का एक नाम ये भी है। क्या है, सबस्ट्रेट लेवल पे जो फॉस्फोरिलेशन होता है वो कौन सी स्टेप में होता है, स्टेप नंबर 7, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। दूसरा, ये रेस्पिरेटरी चेन का फॉस्फोरिलेशन भी है, मतलब जो रेस्पिरेशन चेन चल रही है हमारी उसका फॉस्फोरिलेशन भी है, मतलब उसके अंदर पहला फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन तो बहुत जगह होते हैं, बहुत सारी अभिक्रियाओं में होते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी चेन के अंदर ये पहला फॉस्फोरिलेशन होता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 7 अभिक्रियाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। अब बचती है अपने पास में 3 अभिक्रियाएं, जिसमें 8 नंबर में जो अभिक्रिया आती है वो होता है वापस से आइसोमराइजेशन, स्टेप नंबर 8, और ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी आइसोमराइजेशन। ठीक है जी, इस अभिक्रिया में क्या होता है आइसोमराइजेशन में, इस अभिक्रिया में जो आपका 3-फोस्फोग्लिसरेट बना है वो कन्वर्ट होता है 2-फोस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, 3-फोस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है, 2-फोस्फोग्लिसरेट में। कहने का मतलब है कि आपके पास में जो 3
फॉस्फोग्लिसरेट है, 3 फॉस्फो क्या है आपके पास में, ग्लिसरेट। समझ में आ गई बात? मतलब कि जो 3 नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट है वो बदल कर चला जाता है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, इसके ऊपर चला जाता है। ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। ठीक है, और ये काम किया जाता है किसके द्वारा, म्यूटेज एंजाइम के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ पर जो काम आता है एंजाइम वो कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। ठीक है, तो इससे ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, देखो यहाँ पर जैसे कि आप बोले 3 कार्बन वाली ये अभिक्रिया है, और इसमें इसको हम पहला कार्बन माने, दूसरा कार्बन माने, तीसरा कार्बन माने, यहाँ पर फॉस्फेट है। ठीक है, तो ये म्यूटेज क्या करता है, इसको यहाँ पर इस 2 नंबर वाले कार्बन पर ट्रांसफर कर देता है फॉस्फेट को, ऐसे समझ गए। तो इस तरह से ये अभिक्रिया पूर्ण होती है, और इसमें ये म्यूटेज एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम काम आता है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेप नंबर 8 होती है। अब इसमें कोई ज़्यादा खास काम नहीं किया गया है, केवल आइसोमराइजेशन किया है, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में इसको बदला गया है। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा विशेष अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका बनाया जाएगा क्या, पायरुवेट। तो पायरुवेट बनाने के लिए ये 2 नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट का होना जरूरी है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं अपन बात, स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 9 में क्या होगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन डिहाइड्रेशन। जो स्टेप नंबर रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं अपन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो अब यहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि आपके पास क्या है, हमारे पास है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट है। ठीक है, ग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास में है। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये और ज्यादा हाई एनर्जी कंपाउंड जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट उसके अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। ठीक है, अब डिहाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पर, तो वाटर भी बाहर निकलेगा, ऑब्वियस बात है। तो डिहाइड्रोजन हो रहा है तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ पर बाहर निकलेगा और ये बनाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये बनता है एक एंजाइम है इनोलेज। कौन सा एंजाइम है, इनोलेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में और मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन दोनों ही यहाँ पर काम आते हैं, Mn और Mg। ठीक है, तो ये दोनों एंजाइम में से कोई सा भी एक एंजाइम काम आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना रहा है, क्योंकि हमें बनाना है क्या, पायरुवेट लास्ट में। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है पीईपी, देखा होगा आपने, ये पीईपी वही पीईपी है जो हमारा C4 साइकिल के अंदर बना था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। समझ गए, वही है। कुल मिलाकर बोले आप प्रोडक्ट बनाते हो, फिर उस प्रोडक्ट को वापस से सेम कंडीशन करके उसको तोड़ देते हो, है ना। मतलब पहले पौधे जो ले हमारे लिए वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, फिर हम उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में, ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो ये एक प्रकार का एनर्जी कन्वर्जन है। पौधे ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा बनाते हैं, उस ऊर्जा को हमें देते हैं, हम उसको खाते हैं और वही ऊर्जा वापस से हमें मिल जाती है और वो ऊर्जा हमारी बॉडी में काम आती है, हमारे काम करती है और बाद में बाहर उत्सर्जित करती जाती है, फिर से वो यूनिवर्स के अंदर जाकर मिल जाती है। बस ये कहानी चलती है। और ये ऊर्जा जो आ रही है हमें मिल रही है, ये ऊर्जा है किसकी ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, सन एनर्जी। ठीक है,
मतलब हम कह रहे हैं कि आप क्या खा रहे हो, आप फल खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, बेसिकली आप सूर्य की ऊर्जा को खा रहे हो। ठीक है, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा रहा है, उस रेडिएशन एनर्जी को पहले फूड में कन्वर्ट किया गया और फिर उस फूड को हमने हमारी बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और उससे हमारे जितने भी बायोलॉजिकल वर्क है वो हम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये अभिक्रिया होती है हमारी स्टेप नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 जो है वो हमारी लास्ट रिएक्शन होती है यहाँ पर, स्टेप नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है फॉस्फेट का ट्रांसफर। फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है तो डेफिनेटली हमें एटीपी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है फॉस्फेट का ट्रांसफर। अब फॉस्फेट का ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर फिर से हमें एटीपी मिलेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर फिर हमें 2 एटीपी मिले हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक सेकंड एटीपी जनरेशन होता है। यहाँ पर सेकंड एटीपी का क्या होता है, जनरेशन होता है, मतलब दोबारा से एक एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है आपका, अब पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख देंगे। फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो एडीपी के साथ में जुड़ेगा यहाँ पर, और हमें पता है कि फिर से वही कहानी हमारी कि एडीपी होगा तो भैया हमें काइनेज एंजाइम चाहिए ताकि वो फॉस्फेट को जोड़ सके। अब यहाँ पर फोस्फोइनोल पायरुवेट है तो यहाँ पर एंजाइम भी कौन सा आ जाएगा, पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ठीक है, ये पायरुवेट काइनेज एंजाइम वही मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयन की उपस्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे पायरुवेट। क्या बना देंगे, पायरुवेट बना देंगे, और साथ में यहाँ पर आपका एटीपी जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम ने बना दिया हमारा एटीपी। अब देखो यहाँ पर ये जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है, ये एंजाइम जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको पीईपी से ट्रांसफर करता है किसके ऊपर, एडीपी के ऊपर। मतलब ये एंजाइम कैसे फंक्शन करता है ये भी देख लेते हैं अपन। ये पायरुवेट एंजाइम क्या करता है, इस फॉस्फेट को यहाँ से निकालता है और निकाल कर किसके साथ जोड़ देता है, इसके साथ जोड़, एडीपी के साथ में, जिससे आपका क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। ये एटीपी यहाँ पर आपका बन जाता है। ठीक है, और ये जो फॉस्फोइनोल होता है ये बदल जाता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। ठीक है, अब ये पायरुवेट जो होता है हमारा, ये आगे की रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके अंदर ये चला जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो है ये सेकंड लेवल का सबस्ट्रेट फॉस्फेट फॉस्फोरिलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल का सेकंड सेकंड इसको आप कह सकते हो सेकंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है ना, फॉस्फोरिलेशन फॉस्फोरिलेशन है। देखो यहाँ पर एक चीज और देखने लायक है, क्या चीज देखने लायक है, यहाँ पर भी हमें 2 एटीपी मिलते हैं। 2 एटीपी कैसे मिलते हैं हमें, 2 बार ये रिएक्शन चलती है ना। एक बार तो डायहाइड्रोजन एसीटोन फॉस्फेट वाली और एक बार फॉस्फोर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाली है ना। तो 2 रिएक्शन चलती है तो इसलिए यहाँ पर भी हमें 2 एटीपी मिलते हैं, नेट गेन 2 एटीपी मिलते हैं, और यही हमारे पास बचते हैं ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखें यहाँ पर, कौन सी रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ है, ओवरऑल रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के साथ हमने 2 एटीपी का इस्तेमाल किया था शुरुआत में। ठीक है, 2 एटीपी का इस्तेमाल किया था, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हमने इस्तेमाल किए थे यहाँ पर, 2 एनएडी भी हमने इस्तेमाल किए थे, 2 एनएडी प्लस प्लस 2 हाइड्रोजन आयन भी हमने यहाँ पर क्या किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, और 4 एडीपी भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए, प्लस 4 एडीपी। ठीक है, हर रिएक्शन में एक चाहिए होता है, हर रिएक्शन में एक चाहिए होता है, तो 2 बार का 4 एडीपी काम आए। इन सबसे मिलाकर हमें क्या मिला, इन सबसे मिलाकर हमें मिले 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयन मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाते हैं,
जो 4 एटीपी थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 एडीपी जो थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं 4 एटीपी के अंदर। ठीक है, तो हमें मिलते हैं यहाँ पर एनएडी है तो यहाँ पर हमें मिलेंगे एनएडीएच प्लस, तो एनएडीएच भी, एच प्लस भी मिलते हैं हमें, तो एनएडी या एनएडीएच प्लस भी बोल सकते हो। ये 2 हाइड्रोजन आयन भी वापस से बाहर निकल जाएंगे फिर से, है ना, 2 हाइड्रोजन आयन वापस से, और 2 एडीपी, तो एडीपी भी यहाँ पर बाहर निकलते हैं, क्योंकि एटीपी टूटेगा तो 2 एडीपी भी निकलेंगे भाई, 2 एडीपी भी यहाँ पर बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी यहाँ पर बाहर निकलते हैं, 2H2, तो जल भी हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन होती है, ओवरऑल रिएक्शन, इसमें ये काम हो रहे हैं। ठीक, तो ये 2 एटीपी थे यहाँ पर, तो ये 2 एडीपी यहाँ पर हमें मिल गए इसके। ठीक है, यहाँ पर 4 एडीपी थे तो उसकी जगह पर हमें 4 एटीपी मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक जो NADH है, ये NADH प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ पर काम आ रहे हैं, तो ये NADH प्लस बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं और जल यहाँ पर बच रहा है, NAD जहाँ का जहाँ काम आ गया। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर इंक्लूड हुए थे, तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से आपके पास में कहाँ आ जाते हैं, 4 एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमें नेट गेन क्या मिलता है, तो नेट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमें ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एनएडी, एडीपी देने पर 2 पायरुवेट, 2 एटीपी, 2 एनएडीएस, 2 हाइड्रोजन और 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर कितनी एनर्जी हमें मिलती है, तो यहाँ क्वेश्चन जो आता है ना 1 नंबर का, वो आता है एनर्जी यील्ड का, कि कितनी आपको एनर्जी जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो देखो कितनी एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है यहाँ पर, देखो 2 एटीपी हमारे कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम कितने हुए, कंज्यूम होते हैं 2 एटीपी, जो कि शुरू में कंज्यूम हो जाते हैं रिएक्शन फर्स्ट और रिएक्शन 3 के अंदर। ठीक है, गेन होते हैं हमें कितने एटीपी, गेन होते हैं हमें टोटल एटीपी, गेन टोटल 4 एटीपी, लास्ट की रिएक्शन में हमें 4 एटीपी मिलते हैं। अब 2 तो हमारे काम आ गए, तो हमारे पास कितने बचे, केवल 2, तो नेट गेन हमें मिलता है, नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी। ठीक है, 2 एटीपी हमें मिलते हैं, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, तो एटीपी तो 4 प्राप्त होते हैं, लेकिन कितने नेट गेन कितने होते हैं, तो 2 एटीपी नेट गेन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की। ठीक है, और वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, नेक्स्ट स्टेप है हमारी क्रेब्स साइकिल, फिर उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।